Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं शिरो रोगों के बारे में, जो कि शालाक्य तंत्र का एक बहुत प्रमुख टॉपिक है, जिसमें कि हम निदान, संप्राप्ति, इसके भेद का विस्तृत से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम जान लेते हैं शिरो रोग क्या है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है कि शिर क्या होता है, कौन सी ऐसी जगह है जो अंगों में सर्वोत्तम होती है, यानी कि सबसे उत्तम होती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? हृदय नहीं। सबसे उत्तम स्थान है शिर, जहाँ पे प्राण उपस्थित रहते हैं और सभी इंद्रियां जिसका स्थान है वो है शिर। और सिर में उत्पन्न होने वाले रोगों को शिरोरोग कहा जाता है। तो आज की वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और पूरा मैं आपको विद इन 20 मिनट्स सारा आपको अच्छे से बताऊंगी। सर्वप्रथम आते हैं सिर की परिभाषा पर। आयुर्वेद में सिर को सर्वोत्तम यानी उत्तमांग अंग माना जाता है। ठीक है, सभी इंद्रियां और प्राण का आश्रय स्थल सिर है। चरक संहिता के अनुसार प्राणः प्राणभत्ताम यत्र श्रिताः सर्व इंद्रियाणि च यदुत्ताम अंग मांगनाम सिरिस्त दमिधीयते। ठीक है, इसके परिचय पर चलते हैं। आयुर्वेद में उत्तम अंग जिसको माना गया है ये वही है जब वातादि दोष शरीर में प्रकुपित होकर सिर में आश्रित होते हैं और वेदना उत्पन्न करते हैं तो उसे शिरोरोग कहा जाता है। ठीक है, परिचय से आप भलीभांति परिचय हो गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम सामान्य निदान पर, जो कि सबके लिए कौन कौन से निदान हैं। देखिए, शरीर में 107 मर्म होते हैं, ये पहले बताया जा चुका है। उन मर्मों में बस्ती, हृदय, सिर ये 3 प्रधान होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही प्राणों का आश्रय हैं और इन पर आघात होने से या फिर किसी भी कारण से कोई भी दोष प्रकोपित होने से जब इस पर आघात होता है तब शिरोरोगों की उत्पत्ति होती है, जिसके सामान्य कारण है वेग धारण, मलमूत्र, छींक आदि का वेग रोकने से शिरोरोग की उत्पत्ति होती है। दिवा स्वप्न करने से, अत्यधिक मैथुन करने से, अत्यधिक यौन क्रिया करने से, धूम या रज का, धुएं और धूल का सेवन करने से, अत्यधिक शीत आहार का सेवन करने से, उच्च भाषण यानी कि बहुत जोर से बोलने से, धूम रज के सेवन से, अत्यधिक शीताहार से, उच्च भाषण से। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब के लिए काम आएगा, ये सामान्य निदान है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी संप्राप्ति पर, जो कि है सर्वप्रथम निदान सेवन। रक्त और वात दोष का प्रकोप होना। प्रकोपित दोष ऊर्ध्व मार्ग गमन करते हैं सिर की ओर और सिर की सिराओं में स्थान संश्रय करते हैं, तो क्या होता है? शिरोरोग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम शिरोरोगों के भेद पर, जो कि है वातज शिरोरोग, पित्तज शिरोरोग, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, क्षयज, क्रमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक और शंखक रोग, ये इसके भेद हैं। परंतु आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार इनके अलावा 9 कपालगत रोगों का भी वर्णन किया गया है, जो कि हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो सर्वप्रथम चलते हैं वातज शिरोरोग के लक्षण पर, जो कि है सिर में तीव्र पीड़ा और सुई चुभने जैसी वेदना होना, तोदवत वेदना की उत्पत्ति होना, दर्द रात को बढ़ना, स्नेह यानी कि ऑयल के एप्लीकेशन से और स्वेदन कराने से आराम मिलना, कभी कभी आधे सिर में, गर्दन, भ्रुवों के मध्य में और कनपटी यानी कि गालों पर और कान और आंखों में तीव्र दर्द होना, जैसे कि अर्धाभेदक में होता है। दर्द अचानक से उठना या निश्चित अंतरकाल पर होना। नेक्स्ट है पित्त शिरोरोग के लक्षण। पित्त शिरोरोग के लक्षण है सिर में तीव्र जलन और दाह, आंखों में लालिमा या जलन की उत्पत्ति होना,
नाक से गर्म हवा या धुओं का निकलने जैसी अनुभूति होना, ठंडी चीज यानी कि शीतल लेप, ठंडे पानी से आराम मिलना। देखिए, पित्तज है यानी कि अग्नि है, तो अगर उसमें हम शीत चिकित्सा करेंगे तो क्या होगा, आराम मिल जाएगा। धूप और गर्मी का कष्ट सहन न कर पाना और उसके कारण कष्ट बढ़ना, पसीना अधिक आना और बाहर जाने पर यानी कि सूर्य की किरणों में जाने पर चक्कर आना। अब आते हैं कफज शिरोरोगों पर, जो कि है सिर में भारीपन यानी गौरव उत्पन्न होना और मंद यानी हल्का सा दर्द होना, तंद्रा और आलस्य होना, सिर जैसे गीले कपड़े पर ढका हुआ सा महसूस होना, सिर में ठंडापन और अरुचि उत्पन्न होना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार शिरोरोगों की संख्या 11 है, चरक के अनुसार शिरोरोगों की संख्या 5 है, माधवकार के अनुसार शिरोरोगों की संख्या 11 है, भाव प्रकाश के अनुसार भी 11 है, योग रत्नाकर के अनुसार भी 11 है और शारंधर के अनुसार शिरोरोग 10 हैं। एवं वाघभट्ट जैसा ही उन्होंने कपालगत रोग 9 माने हैं। अष्टांग संग्रह में भी और अष्टांग हृदय में भी 9 कपालगत रोग हैं और शिरोरोग 10 हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सन्निपातज शिरोरोगों के लक्षणों पर, जो कि है जिसमें 3 प्रकार के यानी कि वातज, पित्तज तथा कफज तीनों रोगों के साथ जो मिश्रित लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। तीव्र, असहनीय और कष्टदायक पीड़ा होती है, कभी सिर में ठंडक, कभी जलन, कभी भारीपन होते हैं क्योंकि त्रिदोषों के लक्षण हैं। नेत्र और कान में तीव्र वेदना या दर्द होना, चक्कर आना, कंपन और मूर्छा होना। अन्य भेद कौन से हैं? रक्त शिरोरोग, क्षयज और क्रमिज। रक्तज में क्या है? पित्त के समान लक्षण आते हैं, स्पर्श असहिष्णुता यानी कि छूने पर दर्द होना, यानी कि कोई अगर आपके सिर को टच करेगा, जैसे इसमें देखिए डायग्राम में बताया गया है कि एक लड़की के सिर को कोई टच कर रहा है तो उसमें क्या होता है, स्पर्श सहन ना कर पाना। क्षयज शिरोरोग में क्या होता है, धातुएं जैसे कि वसा, कफ और रक्त के क्षय होने से यह उत्पन्न होता है। असहनशील वेदना होती है और स्वेदन और वमन से कष्ट बढ़ता है, यानी कि इसमें अगर स्वेदन या वमन कराया जाएगा तो उससे कष्ट और ज्यादा बढ़ेगा। क्रमिज शिरोरोग में क्या होता है, सिर में कृमि उत्पन्न होने लगती हैं और सुई चुभने के समान तीव्र वेदना होती है, कीड़े काटने जैसा अनुभव होता है, नाक से रक्त मिश्रित पुई की उत्पत्ति होती है। और क्या होता है क्रमिज शिरोरोगों में, और मैं बता देती हूँ, जो कि है जिस शिरोरोग में सुई चुभने के समान वेदना हो, ऐसा प्रतीत हो जिसमें सिर के अंदरूनी भाग को कोई कृमि खा रही है, एवं स्फुरण या फोड़ने का सा अनुभव और नासिका से जल और रक्त का स्राव हो, उसे शिरोरोग यानी कि क्रमिज शिरोरोग या फिर दारुण रोग कहा जाता है। इसका एक और नाम है जो कि है दारुण रोग। नेक्स्ट हम चलते हैं सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक और शंखक पर। सूर्यावर्त क्या है, सूर्य के साथ जब सूर्य चढ़ता है तब दर्द की ज़्यादा बढ़ जाता है, दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे वैसे दर्द भी कम हो जाता है। सूर्यास्त पर दर्द कम होता है और सूर्य उदय होने के बाद तक, जब तक सूर्य उदय रहता है, जैसे जैसे वो चढ़ता है वैसे वैसे दर्द और वेदना और ज़्यादा बढ़ती जाती है। यह व्याधि त्रिदोषज है और अत्यंत कष्टकारी है और इस रोग को भास्कर आवृत रोग कहा जाता है। भास्कर जो पर्यायवाची है वो किसका है, वो सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। उससे आवृत जो रोग होता है उसे सूर्यावर्त कहते हैं। अब आते हैं अनंतवात पर। अनंतवात क्या है, अनंतवात है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, जिसको कहते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके लिए अनंतवात पूछा जाता है तो आपको आयुर्वेद कोरिलेशन प्लस मॉडर्न दोनों ही लिखना पड़ेगा। ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया इज ऑल्सो नोन एज टिक ड्यूलोमैट्रिक्स, ठीक है, इज अ क्रोनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिलैटरल, ब्रीफ, इंटरमिटेंट, इंटेंस
पेन ऑन द फेस कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, हाउएवर नोन इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी? एमआरआई कराने से। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका? कार्बामाजिपिन जो कि है 100 to 200 mg 3 times इन अ डे, जो कि ये सुलाने वाली दवा है, इससे नींद अच्छी आ जाएगी और दर्द कम हो जाएगा। और क्या है? सर्जिकल न्यूरेक्टोमी एंड इंजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट एल्कोहल अराउंड द नर्व ट्रंक कैन बी हेल्पफुल। और एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जो मिथेनॉल होता है उसको ही एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं, और जो लिकर्स में आता है वो मिथेनॉल नहीं इथेनॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अर्धाभेदक पर। अच्छा, मैंने अनंतवात का भी नहीं बताया है। तो अनंतवात जो है मन्या यानी कि मन्य स्थान पर यानी नेक के पीछे आंख, भ्रुवों और शंख में तीव्र वेदना होती है, और गाल फड़काना यानी कि बाल बाल ऐसे होता नहीं है कि गाल फड़कते हैं, मतलब ऐसे जैसे आंख फड़कती है ना वैसे ही गाल में फड़फड़ान होने लगती है। तो इसमें क्या है? इसमें तीनों दोष प्रकोपित होकर ग्रीवा में पीड़ा करते हैं और आंखों और भ्रुवों में पीड़ा करते हैं। गंड और पार्श्व में कंपन होती है। हनुग्रह तथा अनेक नेत्र रोग पैदा हो जाते हैं। इसी त्रिदोषज शिरोरोग को अनंतवात कहा जाता है एवं वाग्भट्ट ने इसका उल्लेख नहीं किया है। इसकी चिकित्सा मैं आपको बताती हूँ। अनंतवात में सूर्यावर्तनाशक चिकित्सा का विधान है, जिसमें सिरामोक्षण करते हैं और रक्त का निर्हरण कराना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है अर्धाभेदक। अर्धाभेदक क्या है? आधे सिर में वेदना होना। अर्धाभेदक माइग्रेन मेरे ख्याल से 90% ऑफ द लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अर्धाभेदक को ही माइग्रेन कहा जाता है। आधे सिर में तीव्र वेदना होती है। 10 से 30 मिनट के अंतरकाल पर ये अचानक दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेन होता है, जो कि होता है विद ऑरा और विदाउट ऑरा। विद ऑरा का मतलब होता है जैसे कि आपको माइग्रेन का दर्द होने वाला है तो आपको 1 घंटे पहले ही पता चल जाएगा, धीरे 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 दर्द बढ़ेगा। विदाउट ऑरा का मतलब है आप कहीं खड़े हैं, बढ़िया मोमोज खा रहे हैं और वहाँ पे एकदम दर्द होने लगा। ठीक है, तो वो है विदाउट ऑरा, यानी कि बिना बताए दर्द आ गया अपने आप अचानक ही, बिना बताए जो रिश्तेदार आ जाते हैं ना वैसे। अब आते हैं शंख पर, जो कि है टेम्पोरल हेडेक। यह शंख प्रदेश में उत्पन्न होता है और तीव्र वेदना और सूजन करता है और अत्यंत घातक होता है। अर्धाभेदक की मैंने चिकित्सा आपको नहीं बताई, तो सूर्यावर्त के समान इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। एवं शिरोविरेचन, काय विरेचन, नाड़ी स्वेद कराना चाहिए, पुराणघत का प्राणपान कराना चाहिए, निरुवस्ती अनुवासन वस्ती देना चाहिए। और माइग्रेन में क्या ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वेसोप्रेन, ट्रिप्टेंस, सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट, सुमेप्ट्रिन, और इसमें NSAIDs आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, सबक्यूटेनियस सुमेप्ट्रिन 6 mg इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, जो कि 50 to 100 mg टैबलेट से स्टार्ट करना चाहिए और रिपीटेड आफ्टर 2 hours, मैक्सिमम 3 टाइप्स इन 24 hours में लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अर्धाभेदक, जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो ये थोड़ा ब्रीफ में लिखा हुआ है। इसे आधुनिक विज्ञान में माइग्रेन की तुलना करी जाती है। इसमें आधे सिर में दर्द होता है। लक्षण क्या है? पक्ष, सिर, मन्या, भ्रू, शंख, कर्ण, नेत्र में तीव्र वेदना होती है। यह दर्द 10 से 15 और 30 मिनट के अंतरकाल पर हो सकता है और अचानक भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया विद ऑरा और विदाउट ऑरा। इसकी चिकित्सा है नस्य यानी कि षडबिंदु तेल से नस्य कराना चाहिए, स्निग्ध भोजन और शीतल शीशम के पत्तों का लेप करना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सूर्यावर्त, जो कि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें इसकी चिकित्सा दे रखी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लक्षण मैंने डिफाइन कर दिए हैं। सूर्यावर्त के साथ दर्द, सूर्योदय के साथ दर्द शुरू होता है और दोपहर में तीव्र हो जाता है। सूर्यास्त के साथ दर्द कम हो जाता है। यह वात और पित्त दोष की प्रधानता से होता है। इसकी चिकित्सा होती है भोजन के बाद घृत और दूध का सेवन करना। नस्य में जांगल के जीवों के मांस, रस या दूध का नस्य, क्षीर या सर्पी का नस्य कराना चाहिए। और इसकी विशिष्ट चिकित्सा है दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा, नीम,
उशीर और षडमुख संभाग में लेकर पीसकर इसका लेप करना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है, जो ट्यूब के फॉर्म में भी आता है इसका लेप। केरलीय पंचकर्म में केरल आयुर्वेद के नाम से इसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, तो आप लिख सकते हैं ये चीज़। नेक्स्ट है अनंतवात और शंखक, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए मैंने इसको रख रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, और शंखक वो रोग है जो कि 3 दिन में मृत्यु कारक होता है, और 1000 वैद्य से भी ठीक ना होने वाला रोग जो है उसको शंखक कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो वाग्भट्ट के अनुसार 9 कपालगत रोग बताए हैं वो हैं इसमें, जो कि है उपशीर्षक, अरुंशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खालित्य, पालित्य, कपाल पीड़िका, कपाल अर्बुद और कपाल विद्रदी। तो हम सर्वप्रथम जानते हैं कि उपशीर्षक क्या है। जैसे कि आप इसके सिर में देख रहे हैं, कोई व्यक्ति है, उसके सिर में क्या हो रखा है कि एक गोल गोल से आकार की जो पीड़िका होती है वो उत्पन्न हो गई है, उपशीर्षक। ग्रंथि जो है वो उत्पन्न हो गई है, उसको उपशीर्षक कहा जाता है। गर्भ में ही वायु प्रकुपित हो जाती है और कपाल में स्थित होकर त्वचा के समान वर्ण वाला शोथ उत्पन्न कर देती है, और यह पीड़ा रहित होती है, इसमें दर्द नहीं होता है, उसको उपशीर्षक कहा जाता है। और इसकी चिकित्सा में क्या करेंगे, यदि रोग जन्मकाल ही है तो नवीन हो तो वात व्याधि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। यह उपशीर्षक पाक हो जाए तो विद्रदी के समान चिकित्सा करनी चाहिए, जिसको कहते हैं आधुनिक मतानुसार हाइड्रोसिफेलिस। नेक्स्ट हम चलते हैं अरुंशिका पर, औशिंका पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इसका नाम है अरुंशिका। ठीक है, अरुंशिका क्या होता है, पित्त, रक्त और कृमियों के कारण कपाल में अतिशय या क्लेद युक्त एक जो मतलब कई सारी वो हो जाती हैं, डॉट 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 के समान, सरसों के समान पीड़िकाएं हो जाती हैं, उसको अरुंशिका कहा जाता है। जिसकी चिकित्सा में क्या, जलौकाचरण करा सकते हैं, नीम के जल से परिषेक करा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं, बहुत सारा नमक मिलाकर घोड़े की लीद के रस का लेप करा सकते हैं, पटोल पत्र, नींब पत्र और हल्दी का कल्क का लेप करा सकते हैं, गौमूत्र, पुरानी तिल और मुर्गे की बीड़ मिलाकर लेप करा सकते हैं। अब आते हैं दारुणक पर। दारुणक क्या है, कफ और वायु से कपाल में खुजली उत्पन्न होने लगती है। आप इसमें देख सकते हैं दारुणक में, जिसको कहा जाता है डेंड्रफ, वो किसके कारण होता है, पुअर हाइजीन के कारण, पुअर हेल्थ के कारण। ठीक है, या फिर आप गंदी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो स्कैल्प होता है बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो उसकी वजह से वो चिपचिपा जो डेंड्रफ होता है वो हो जाता है। ठीक है, इट्स नॉर्मल, वो सब ज़्यादातर लोगों के होता ही है, जब देख लो तो 80% लोगों में दारुणक मिलेगा, मतलब डेंड्रफ मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू ले सकते हैं, और अगर आयुर्वेद के अनुसार जाना है तो प्रयाल ले सकते हैं, मुलेठी ले सकते हैं, कूढ़ ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने जो वो तेल बनता है ना, उसको नारियल के तेल में वो थोड़ा सा जो कलौंजी होती है, नीम का पत्ती होती है, वो सारा डाल के उसको घर पे मम्मी तेल बनाती है ना, वो वाला सबसे अच्छा होता है डेंड्रफ के लिए, उससे डेंड्रफ बिल्कुल ही चला जाता है। इंद्रलुप्त कहते हैं एलोपेशिया एरेटा को। ठीक है, जिसमें क्या होता है, धीरे धीरे बाल किसी किसी जगह पर जाने लगते हैं। ठीक है, जो रोमकूप में होते हैं ना, रोमकूप होते हैं, उसमें स्थित वायु के साथ मिलकर रोमों को गिराने लगता है, तो उससे धीरे धीरे बाल गिरने लगते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है, हाथी के दांत को पीसकर और उसको किसी भी तेल में मिलाकर, अगर किसी तेल का वर्णन नहीं किया गया है तो क्या लेना है, तिल के तेल में मिलाकर उसको लगाने से बाल दोबारा आने लगते हैं। इसकी चिकित्सा में पास के स्थान पर सिरावेदन करना चाहिए, जहां पर ये हो रहा है उसके पास में सिरावेदन करना चाहिए, और गुंजा मूल और फल को मिलाकर उसका लेप करना चाहिए। मृदु, घृत, तिल पुष्प और गोखरू को मिलाकर लेप करना चाहिए। और अगर हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो ये जो होता है वो 20 से लेके 30 एज के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है।
जो कि आजकल जो जितने भी शैम्पू आ रहे हैं वो सारे केमिकल बेस्ड होते हैं, इस वजह से ये इंद्रलुप्त हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर किसी को कैंसर है तो कीमोथेरेपी की वजह से भी इंद्रलुप्त हो सकता है। ठीक है, और इसमें ड्रग क्या ले सकते हैं, माइनॉक्सिडिल ले सकते हैं जो आजकल बहुत चल रही है, वो ले सकते हैं, उनको अप्लाई करना है, और बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, और स्टेम सेल रिसर्च, मतलब स्टेम सेल जो होती है उनको ठीक करना होता है। अब आते हैं खालित्य पर। खालित्य क्या होता है, आजकल लोगों में आपने देखा होगा कि फ्रंटल जो बाल होते हैं ना फ्रंट में, वो सारे उड़ने लगते हैं, और अगल बगल के बाल रहते हैं बाकी सब उड़ जाते हैं। तो वो क्या है, हाँ मेनली डॉक्टर्स के होता है ये, क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं, हो जाता है उनके। तो क्या करना है, हेयर फॉल जो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो उसकी चिकित्सा में तो उसमें क्या कराना है, नस्य कर्म कराना है, मुख अभ्यंग कराना है, सिर पर मालिश करनी है और लेप लगाना है। उसके कारण थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। वैसे खालित्य जो ऐसी चिकित्सा है कि वो होती नहीं है, मतलब खालित्य जिसके बाद एक बार बाल चले गए वो दोबारा आते ही नहीं है। पालित्य मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर है कपाल पीड़िका। कपाल पीड़िका क्या होता है, कपाल पीड़िका है पीड़िका और अर्बुद और विद्रदी का दोष की अधिकता के अनुसार इसको जानना चाहिए, कपाल पीड़िका को। इसकी चिकित्सा क्या है, विद्रदी, पीड़िका और अर्बुद में आम और पक्व अवस्था में इन व्याधियों को पूर्ण वर्जित किया गया है, यानी कि पूर्ण वर्जित चिकित्सा है। इसमें कपाल पीड़िका में चिकित्सा नहीं हो सकती है। कपाल पीड़िका प्लस अर्बुद प्लस कपाल विद्रदी, ये सारे ही असाध्य हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। इसकी सामान्य चिकित्सा क्या है, मतलब सारे शिरोरोगों की स्नेहन और स्वेदन शिरोरोग की प्रधान चिकित्सा है। नस्य सिरोवस्ती है, उस पर सिर पर तेल धारण कराना है, शिरोधारा करानी है, रक्तमोक्षण कराना है, और आहार में पुराने चावल, दूध, घी, परवल और मूंग का सेवन करना है। यह पथ्य है। शिरोवस्ती जो है वो आचार्य सुश्रुत ने इसका क्रियाकल्प में वर्णन किया है। जब हम क्रियाकल्प वाली वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, और इसके गुण क्या होते हैं, सिर में होने वाले जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तथा सिर में तेल लगाने से जो गुण हैं, यानी कि केशमार्दव, बालों को लंबा करने वाले ऐसे तेल लगाने चाहिए, तो उससे क्या है, थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ सकता है, थोड़े थोड़े बाल आ सकते हैं। अवधि इसकी, मतलब इसका प्रयोग कब करना है, इसका प्रयोग 5 से 7 दिन तक कर सकते हैं। अनुकूल होने पर अधिक या दोनों 2 दिन, मतलब 2 दिन में एक बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है तेल से तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप प्लीज़ बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, तो मैं वो वीडियो बना दूंगी। धन्यवाद।